लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखो, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखो, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखो, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखो। और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखो, हौसला बनाए रखो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज हम बदलाव बैच में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर गुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसके आगे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फाड़ के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस इसको आराम से समझिएगा, हल्का दिमाग करके समझिएगा, टेंशन नहीं लेंगे, नहीं समझ में आएगा, लगेगा क्या क्या हो रहा है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा हुआ था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली बार मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं डिनोट करूंगा उसके सिंबल से, ठीक। E = में पढ़ा था F/Q0, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? चलिए यहाँ तक सबको पता है कि हमने पढ़ा था। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश हमने Q ले लिया और एक हम परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। जहाँ भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम एक परीक्षण आवेश लेंगे और वो Q0 से डिनोट होगा। मान लीजिए इनके बीच की दूरी R है, इतना चीज़ आपको मानना है, क्योंकि हम किसी बिंदु के पास किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत आवेश के मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण कर रहे हैं, उसको ज्ञात कर रहे हैं। तो हमें तो मान लीजिए एक आवेश लेना होगा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और कितनी दूरी पे वो हमें R बताएगा। इसको तो मैं से परीक्षण के लिए ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि हमें बल पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, और परीक्षण आवेश का परिणाम पता होना चाहिए। तो हम कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच बल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके बीच बल क्या आ जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये कूलाम सर के नियम से। क्या अब इसमें कुछ करना है, आप ही बताइए, कुछ करना है? नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² बटे Q0। Q0 को Q0 आ गया, बल आ गया। अब Q0 से Q0 कट कर दीजिए, बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हो गया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में इसका बहुत जगह यूज होगा। चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए, बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। चलिए अब देखिए एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में बहुत लेंदी तरीके से, किसी बुक में देखेंगे आप लेंदी तरीके से दिया जाता है, लेकिन उसे उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो उसमें जितने पढ़ने की ज़रूरत है हम आपको बताएंगे, ठीक है। सतत आवेश विसरण एक टॉपिक है, सतत आवेश वितरण, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट हैं केवल बस, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा हमारा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा हमारा है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए ये हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहले हम बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर आयतन आवेश घनत्व।
चलिए इनको मैं इरेज कर देता हूँ, हम बात करेंगे अभी पहले के बारे में, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, मान लीजिए सतत वितरण है आवेश का, ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। चलिए आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, छोड़िए, इसमें आप जितना पढ़ना है, आपको जितना काम उतना ही जानेंगे, ज़्यादा जान के आप करेंगे क्या। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, मैं आपको बताया था फॉर्मूले से आपको डिफिनीशन लिखना सिखाऊंगा, याद करना नहीं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई, हो गया, बस हो गया। अब आप कहेंगे कैसे हो गया, देखिए अब इसका फॉर्म, अब आपको इसको डिफिनीशन देना है। रेखीय आवेश घनत्व पूछ दिया, मान लीजिए पेपर में क्या होता है, ऐसे तो इसका बस आपको उसी में फॉर्मूले में काम पड़ेगा, और कहीं इसका यूज नहीं पड़ता है, फॉर्मूला मेकिंग में इसका यूज पड़ता है। मान लीजिए अगर डिफिनीशन पूछ भी दिया, इसलिए मैंने बोला ना आप इसको ज़्यादा मत जानिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको 1 को 1 कर दें, L को 1 कर दें, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर्मूला देखिए ऐसे ही बोलते हैं, बनाया जाता है फॉर्मूला, बुक से रटने की आवश्यकता नहीं, बुक में देखेंगे यही दिया रहेगा। तो देखिए एकांक लंबाई की है, लंबाई को एकांक कर दीजिए, एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हो गया भैया, डिफिनीशन यही था, इतना छोटा सा। एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बस खत्म, बस खत्म, इतना ही था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होगी, जहाँ डीप में वहाँ मैं डीप में बताऊंगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे मैं कम बताऊंगा। अब आपका आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, सब टॉपिक है। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। अब क्या हो गया, सेम फॉर्मूला, क्यू बाई ए। देखिए इसमें मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, ठीक, क्यू बाई ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपको बोलनी है, तो एकांक क्षेत्रफल के, एकांक किसी कह सकते हैं आप किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। अब इसी में बात कर लेते हैं आपका आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसको हम लोग सिग्मा इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक, इसको भी सेम चीज़, क्यू बाई आयतन है तो वी ले देंगे। अब इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। बस इतना ही सा है, अब आपको समझना है, अब बस इतना ही से। आप देखिए छोटी छोटी बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे पूछ सकता है इसका मात्रक, आप निकालने में सक्षम होना चाहिए। आवेश का मात्रक कूलाम, मात्रक कूलाम होता है तो हम लिख दिए कूलाम। इसका एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर हमसे आयतन आवेश घनत्व का पूछे, कूलाम बटे वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। रेखीय आवेश घनत्व का भी अगर हमसे पूछे तो रेखीय आवेश घनत्व इसको हमने क्या पढ़ा था, क्यू बाई एल, कूलाम बाई मीटर, कूलाम पर मीटर। और देखिए इसमें ट्रिक क्या थी जो मैं आपको बताने वाला था, सब में देखिए बस डिनोट इसको आप याद कर सकते हैं। रेखीय आवेश को तो आपको याद रखना ही होगा। रेखीय आवेश घनत्व तो बोला क्यू बाई एल कर दीजिए, रेखा मतलब लंबाई। क्षेत्रीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोला तो क्यू बाई पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, ए कर दीजिए।
अगर आयतन प्रसार घनत्व बोला Q/V, मतलब आयतन कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता देते हैं, उतना आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसका ही मात्रक लिख लीजिएगा, लिख देता हूँ, रुक जाइए, इसका मात्रक तो लिख ही दिया था। हाँ चलिए, एक बार हौच पौच हो गया तो मैं क्लियर लिख के दे देता हूँ। एक बार देखिए, तीनों को एक जगह लिख दीजिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू Q/L, ठीक, Q/A, Q/V, याद करने में आपको आसानी होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे मैंने लिखा है एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हमारा खत्म हुआ वैद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक, आगे आएगा, खत्म हुआ मतलब आगे आता रहेगा। अब देखिए, हम बात करने वाले अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पहले होता क्या है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक हमने रॉड ले लिया, ठीक है, अगर इसके एक कोने पर हमने +Q आवेश रख दिया तो इसके दूसरे कोने पर -Q आवेश होगा, और ये जो दूरी होगी ना, अल्पतम होगी। मिनिमम सी दूरी होगी। अल्पतम दूरी जो होगी, और यहाँ पे जो +Q है, +Q ने इसका परिमाण, +Q का परिमाण -Q के परिमाण के बराबर होगा। समझे? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया? अरे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत कुछ नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। आवेश कितने पर स्थित होते हैं? एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वे राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो देखिए, अब हम सदिश राशि है इसका दिया, तो इसका सदिश राशि हम निकालना होगा। अब इसकी दिशा होती कैसी है? तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती कैसी है बताइए? चलिए पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। हम बना दिए अपना भैया वैद्युत द्विध्रुव। ये अच्छा, हमारी राइटिंग बहुत बेकार है ना, बहुत ही याद है। चलिए, आप अपनी अच्छी रखिएगा। मान लीजिए -Q हो गया, ये +Q हो गया, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि, इसकी दिशा किधर से होगी? तो याद रखिएगा हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से ऋणात्मक वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में लिख भी देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव
की दिशा सदैव ऋण आवेश से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिख रहा हूं, से धन आवेश की ओर होती है। आवेश की ओर होती है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले इसमें अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, हमें ठीक नहीं मिटाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू। इसको हम केंद्र मान लेते हैं। ये देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं बताना था, हर एक क्वेश्चन आपको यूज करना है। कभी भी दूरी किसी भी चीज़ से, कभी भी किसी भी चीज़ से दूरी किससे मापी जाती है? केंद्र से मापी जाती है। दूरी किससे मापी जाती है? दूरी तो केंद्र से हमेशा मापी जाती है। जैसे मान लीजिए आप गोला ले लीजिए, वृत्त की दूरी ऐसे तो नहीं हम यहाँ से माप देते हैं, केंद्र से मापते हैं हमेशा त्रिज्या। जो यहाँ से तो कभी मापते नहीं हैं कि यहाँ से जहाँ से मन किया वहाँ से यहाँ से, हमेशा केंद्र से मापते हैं। तो किसी भी चीज़ की दूरी हमेशा शहर के भी केंद्र से, शहर जो होती है ना उसकी भी दूरी हमेशा केंद्र से ही मापी जाती है। चलिए तो मान लीजिए ये L हो गया और ये हम L ले लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव को कोई एक आवेश, किसी एक आवेश तथा उनकी बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा उनकी बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए हम एक आवेश ले लिए Q, हमें सिंपली Q ले लेना है। पहले तो इसको ध्यान रखिए, इसको P से डिनोट करते हैं। सदिश राशि लगा दिए तो P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू लगा भी सकते हैं। P इक्वल टू हमने क्या बोला, कोई एक आवेश तथा उनकी बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को। भाई LL पूरी दूरी कितनी हो गई 2L, उनकी बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 2QL। ये क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, चलिए सर्दी हो गया है। देखिए अब हम बात करने वाले, अब देखिए अब जो अभी तक जो आपका था ना, इस चैप्टर से आने वाले टॉपिक थे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर ऐसे आते हैं। हार्ड नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप दिमाग में लेके चलेंगे हार्ड नहीं। और देखिए दूसरी बात की, हर एक चीज़ पहली बार में नहीं जाती। हम लोग क्लास 12th में आते हैं, टीचर बता देता है ऐसे हो गया, ऐसे 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 हो गया, हम सोचते हैं साला ही तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उनको आता है, बहुत इंटेलिजेंट। नहीं, मैं आपको कहता हूँ आप हमारे साथ बने रखिए, जो हम आपको पढ़ाते हैं वो डेली पढ़ते रहिए। आप भी क्लास 12th के एंड में आते आते तक ना फिजिक्स को, ये फिजिक्स क्या होता है यार, फिजिक्स कुछ नहीं होता है, फिजिक्स को तो हम जानते ही नहीं है। फिजिक्स मतलब कुछ नहीं, आप पेपर से पहले नहीं पढ़ के जाएंगे, समझे ना। आपको इतना कॉन्फिडेंस लगे हमें पढ़ के जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर से पहले भी कहेंगे ना
सर सारा फिजिक्स ऑफ पेपर में फोड़ के आएंगे एकदम, 90 में से 90, 100 में 100, समझे ना, ये गारंटी है मेरी। आइए चलिए हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। ये देखिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि हमेशा माइनस लेफ्ट साइड होगा, बनाते टाइम याद रखिएगा, हमेशा माइनस लेफ्ट साइड होगा। माइनस क्यों? अरे फिगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया हमने, क्योंकि अक्षीय स्थिति की बात हो रही है ना, हमें और लंबा ले जाना होगा। मान लीजिए माइनस क्यू हो गया, ये हमारा मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, फिर ये हमारा हो गया प्लस क्यू, और ये हम इसकी अक्षीय स्थिति को बढ़ा देते हैं, बस। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु या क्यू नॉट रख लीजिए, कोई बिंदु रख लीजिए, ठीक है, इसको ओ से डिनोट कर दीजिए। हमने क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव को केंद्र से नापते हैं दूरी, एल दूरी केंद्र से नापते हैं, तो अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर हमें निकालना है, तो इस बिंदु पर मान लीजिए बिंदु P हो जाएगा, इस बिंदु के केंद्र से दूरी R है, ठीक है। अब हमें इस वैद्युत द्विध्रुव कारण, मैं देखिए आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है ना, ये आपका, मैं मिटा भी दूंगा, तो देखिए ये आपका पूरा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव में क्या बताया, कोई निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, निकाय है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत, जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है। अब इस वैद्युत, यहाँ मान लीजिए प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये ब्लू वाला माइनस है और व्हाइट वाला प्लस है, तब इसके कारण इस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु थी, किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकाला ना, किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब हमने पहले इसको देखा है ना, अब हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ दो आवेश हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, सोचिए, दो आवेश है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम निकालते हैं माइनस के कारण, या मान लीजिए पहले हम निकालते हैं प्लस के कारण। हमारे पास दो ही आवेश है, दोनों में से हम किसी एक को बारी बारी निकालेंगे। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं प्लस के कारण। तो हमने पढ़ा था किसी बिंदु के कारण क्या होता है, E = हम एक आवेश लिए तो एक के कारण निकालेंगे, तो A = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू ले लिया हमने बटे R स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर क्या था, दूरी थी, तो यहाँ पे दूरी, ये पूरी दूरी देखिए, ये पूरी दूरी R है, Q हमारे यहाँ पे है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी R - L। अब Q बाई R स्क्वायर, तो R - L का स्क्वायर, इसको E1 ले लीजिए, ठीक है। धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक
धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ऋणात्मक आवेश के कारण निकाल लीजिए, ऋणात्मक आवेश के कारण, ठीक है। E2 निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी तो R है और ये L है, जोड़ देंगे R प्लस L का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरे समझ में आई कि नहीं आई? आई? ठीक है, नहीं आई तो पूछ लीजिए कमेंट में। ये देखिए, अब ये देखिए, ये ध्यान से आप सोचिएगा, ये हमारा आवेश है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। हमने आपको क्या बताया था कि धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश से अंदर आती है, दोनों का अलग अलग प्रभाव होगा भाई। एक से तो इधर है और एक से वैद्युत क्षेत्र इधर है, समझ में आ रहा है ना? तो हमें जो मेन वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, E = E टोटल कह सकते हैं आप इसको, E1 माइनस E2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे E1 माइनस E2 क्यों, E2 माइनस E1 क्यों नहीं? ये देखिए, ये नीचे छोटी राशि है R माइनस L, R माइनस L R प्लस L से छोटी राशि है, छोटी राशि से डिवाइड करेंगे तो बड़ी राशि प्राप्त होगी, तो यहाँ पे E1 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए E = E1 माइनस E2 हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, हमारा क्या बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ये चीज़ बचा। अब एलसीएम लेंगे हम, ध्यान रखिएगा, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो E = यहाँ से लिख देते हैं, E = क्या आ जाएगा, Q बाई, ये देखिए पहले यहाँ पे था फिर ऐसे है, ठीक है ना। तो E = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको आप लेके ओपन कर दीजिए, इसका एलसीएम, ये एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसे करना चाहें, A माइनस B का होल स्क्वायर, देखिए A छोड़िए, आप सिंपली एलसीएम लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा A R प्लस L का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस में इससे ये कट जाएगा, ये आएगा, तो A स्क्वायर चिन्ह साइन बदलता जाएगा, B स्क्वायर साइन बदल जाएगा। अभी देखिए -2AB तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2AB 2RL। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक हमने क्या किया, एलसीएम लेके A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। A प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तो आप जानते हैं क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा E = क्या आ जाएगा, यहीं पे हम इसको लगा देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, 4RL अपॉन R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए हम एकदम इम्पॉर्टेंट जो ये सब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपको समझना है, ये देखिए ये दूरी R बहुत बड़ी दूरी है, इसको हमने इसमें बना के आपको दिखाया, हमने क्या बोला, न्यूनतम दूरी, वैद्युत दूरी, हमने क्या वैद्युत दूरी वे निकाय है।